हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजवास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग हमारे आईबीपीएस, आरबीआई और बाकी सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कैपिटल मार्केट के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, हमने पिछले वीडियो में जब मनी मार्केट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो मार्केट एक साल तक के टेन्योर के लिए होता है। जिस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एक साल से ज़्यादा के टेन्योर के हैं उसे हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और कैपिटल मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर सेबी होता है। इसमें देखते हैं हमें कैपिटल मार्केट में क्या क्या करेंगे। कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, लॉन्ग टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे मतलब है जिसका टेन्योर एक साल से ज़्यादा होता है। जो एक साल से कम होता है वो हम लोगों ने मनी मार्केट में पढ़ा था, जैसे टी बिल्स हमने पढ़े थे, WMS पढ़े थे। कैपिटल मार्केट में हम लोग एक साल से ज़्यादा की बात करेंगे। इसका मेन रोल क्या होता है, जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स रेस किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन रेस करता है? जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, वो पब्लिक से पैसा रेस करते हैं शेयर्स अपने लॉन्च करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च होती है लॉन्ग टर्म की। वो सब चीज़ें हमारी कैपिटल मार्केट का पार्ट होती हैं। फंडिंग इज टैप्ड बाय द गवर्नमेंट, बैंक्स एंड कॉर्पोरेट थ्रू कैपिटल मार्केट। वही जो हमने अभी बात की, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स के थ्रू फंडिंग लॉन्च करती हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट्स अपनी सिक्योरिटीज लॉन्च करके मार्केट से फंडिंग रेस करती हैं। तो ये काम कैपिटल मार्केट में होता है। सेबी इज एक्टिंग एज द रेगुलेटर। इसका काम क्या है? जो मार्केट में मैनिपुलेशन है, मार्केट में फ्रॉड्स है, उन्हें रोककर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे आरबीआई डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, सिमिलरली सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये काम सेबी का होता है। सेबी एक्ट एज द रेगुलेटर फॉर द कैपिटल मार्केट। आरबीआई इज द रेगुलेटर फॉर मनी मार्केट, सेबी इज द रेगुलेटर फॉर कैपिटल मार्केट। Job of SEBI is to protect the interest of investors and guide them to make wise investment decisions. आगे देखते हैं कैपिटल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मेजर फंक्शन क्या है कैपिटल मार्केट के? टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हमने बात की थी टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स की, कि जो पैसा रेज करना है, मोबिलाइज रिसोर्सेज का यही मतलब है कि पैसा रेज करना है। टू फैसिलिटेट बाई एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज भी देता है। उसके अलावा जो कंपनीज है, कंपनीज जो शेयर्स दे रही हैं एक तरह से, वो उनके बिहाफ पे आप सिक्योरिटीज समझ सकते हैं। वो बाइंग और सेलिंग आप किसी मार्केट में तो करोगे ना, कोई तो इंश्योर करेगा ना कि वो सही तरह से उसका सेल परचेज हो रहा है। जो हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो सब कैपिटल मार्केट में करते हैं। टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। आप देखिए, जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो एफिशिएंट मैनर में होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी कुछ भी अपना शेयर प्राइस लॉन्च कर दे। उससे अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, अपने इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली ही अपना शेयर प्राइस बनता है उसका। और वो कौन बनाता है? वो एक्सचेंजेस और सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू होता है सब कुछ। टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीडिटरमाइंड टाइम शेड्यूल्स। जो भी आपका सेटलमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने शेयर लिया और फॉरन का फॉरन मिल गया या फॉरन का फॉरन आपने बेच दिया। जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट इंडिया में T+1 में होता है। इंडिया का जो सेटलमेंट है वो T+1 सिस्टम है। आपने आज शेयर खरीदा या आज शेयर बेचा तो उसका पैसा नेक्स्ट डे आपका सेटल हो पाएगा। आगे देखते हैं इसमें। आगे हमारे पास है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में बहुत सारी पार्टीज होती हैं। मनी मार्केट में तो हमारे पास लिमिटेड पार्टीज थी, गवर्नमेंट थी, आरबीआई था, बैंक्स था, कुछ इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स भी थे। कैपिटल मार्केट में नंबर ऑफ पार्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। सेबी सबसे पहले, सेबी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंजेस है, जहां पे भी हमारे शेयर्स लिस्ट होते हैं, मतलब कंपनी को लिस्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही वो उन स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू पैसा रेस कर सकती है मार्केट से। क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं, क्लियरिंग हाउसेज हैं, डिपॉजिटरीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, कौन कौन सी हैं? CDSL और NSDL। दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एक है CDSL और एक है NSDL। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक लाइन इसके बाद में, जब आगे की स्लाइड्स आएंगी। कस्टोडियंस हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके सब ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एक काम हमने कल भी देखा था मनी मार्केट में पिछले वीडियो में। वो क्या था? कि जो हमारी कंपनीज कॉमर्शियल पेपर लॉन्च कर रही हैं,
वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? जो सेबी द्वारा अप्रूव्ड होती हैं या लाइसेंस्ड होती हैं। और मिनिमम रेटिंग A3 उनकी होनी चाहिए, किसमें? कॉमर्शियल पेपर के केस में। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी मेनली कैपिटल मार्केट का पार्ट होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब इंडिया में FDI आता है, FPI आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इशुआर्स हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में। इन्वेस्टर्स हैं आपके मेरे जैसे लोग। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब बहुत बड़ा सवाल है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है न्यू सिक्योरिटीज की फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च कर रही है, जिसे हम लोग IPO कहते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जो मार्केट में पहली बार अपनी सिक्योरिटीज लॉन्च करती है या अपने शेयर्स लॉन्च करती है, वो IPO कहलाती है, और वो चीज़ प्राइमरी मार्केट में होती है। प्राइमरी मतलब सबसे पहला वाला। उसके बाद मान लीजिए एक कंपनी है, अभी किसी का IPO लॉन्च होगा था या होने वाला है, से लेंसकार्ट की हम लोग बात करते हैं। लेंसकार्ट अपना IPO लॉन्च करने वाला है। अब मान लेते हैं कि लेंसकार्ट 50 करोड़ रुपए की शेयर्स अपने लॉन्च कर रहा है। लेट्स से 50 करोड़ रुपए में वो अपने 5 लाख शेयर लॉन्च कर रहा है। ठीक है, 1,000 रुपए उसका शेयर प्राइस मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब उसने 50 करोड़ रुपए 5 लाख शेयर्स लॉन्च करके मार्केट से पैसा रेस कर लिया। अब उसके बाद जब तक कंपनी के थ्रू दोबारा नए शेयर्स नहीं आते, ऐसा नहीं है कि मार्केट में किसी और को इसके लेंसकार्ट के शेयर नहीं मिलेंगे। जो आपके मेरे जैसे लोग, जो लोग शेयर्स खरीद लेते हैं IPO के थ्रू या जिनका IPO में शेयर्स मिल जाते हैं, फिर वो उसको किसी और को बेच देते हैं। ऑप्शन होता है बेचने का, आप बेच सकते हैं, चाहे तो आप रखे रहिए, चाहे तो आप बेच दीजिए। बहुत से लोग बेचते हैं। तो वो जो बाद की ट्रेडिंग होती है, IPO लॉन्च होने के बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। issue of further capital by companies whose shares are already listed on the stock exchange also comes within the ambit of primary market। मतलब जो उसने पहली बार IPO दे दिया, उसके बाद मैंने क्या बोलता, जब तक कंपनी दोबारा शेयर्स नहीं निकालती। अगर कंपनी दोबारा शेयर्स निकाल रही है कंपनी की तरफ से, तो वो प्राइमरी मार्केट है। बट इन्वेस्टर्स ने ही अगर IPO वाले शेयर्स की खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। Secondary market is a marketplace in which purchase and sale of securities which are already issued to the public for the first time and listed on the stock exchange take place। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो गई हैं, जिनका IPO आ गया है, उसकी उन एग्जिस्टिंग शेयर्स का जो सेल और परचेज है, जो लोग आपस में सेल और परचेज कर रहे हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि होता स्टॉक एक्सचेंज के ही थ्रू है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस या ओवर द काउंटर मार्केट भी बोला जाता है। सेकेंडरी मार्केट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर मार्केट। When securities are transferred from the first holder to another, the securities are said to be traded in the secondary market। वही बात है कि जब लोगों ने आपस में इन एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीदना बेचना शुरू कर दिया, तो उन शेयर्स को हम लोग बोलते हैं या उन सिक्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं कि वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की गई है। आगे देखते हैं। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज विच वर नॉट प्रीवियसली अवेलेबल। वही जैसे IPO हुआ या फिर कंपनी ने उसके बाद नए शेयर्स निकाले। कंपनी नए शेयर्स कैसे निकालेगी, उसको हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। एंड आर देयरफॉर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाइल द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। यही चीज अभी तक हमने पिछले डिस्कशन में समझने की कोशिश की थी, क्या होता है। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू द इशूइंग कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी जो फंड्स रेस कर रही है, कंपनी फंड रेस कर रही है शेयर्स इशू करके, वो प्राइमरी मार्केट में हो रहे हैं। तो कंपनी को जो पैसा मिल रहा है वो प्राइमरी मार्केट में मिल रहा है। बट जो सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में लोग आपस में खरीदना बेचना कर रहे हैं, उसमें सारा प्रॉफिट या लॉस लोगों को हो रहा है। कंपनी को सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं मिल रहा। सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग से इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा बना रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके इंश्योरेंस के इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेबी के इंटरव्यू में तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है ये, और RBI या बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में भी अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं या नॉर्मली भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फ़र्क है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कंपनी को अगर पैसा रेस करना है तो सेकेंडरी मार्केट से कंपनी कैसे पैसा रेस कर सकती है। ट्रिक क्वेश्चन है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी पैसा रेज ही नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पीछे हमने एक स्लाइड में देखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे, उतनी ही डेप्थ में जाएंगे जितनी हमें हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए पीपीटीज अलग हैं, उसका वीडियो अलग है, ज़्यादा डेप्थ में कैपिटल मार्केट आपको वहाँ मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ अपने आईबीपीएस, एलआईसी, इन सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ होती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं किसी भी कैपिटल मार्केट के लिए लाइफलाइन होती है। लाइफलाइन क्यों? क्योंकि वही लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही लोग तो पैसा लगा रहे हैं। फॉर वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, मार्केट शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी। मतलब लोगों का या इन्वेस्टर्स का मन तो करे पैसा लगाने का, तभी तो कैपिटल मार्केट अच्छे से चलेगा। अभी आप देखिए मार्केट इतना गिरता चला जाता है, सिर्फ वही लोग पैसा उस समय लगाते हैं जिन पे एक्सेस फंड है, जिन्हें लगता है कि ठीक है अभी मार्केट में लगा दो, बाद में हम उसका प्रॉफिट कमाएंगे। नॉर्मली लोग यूजुअली नहीं लगा पाते हैं। बहुत से लोगों को आज भी डर लगता है कि कैपिटल मार्केट में पैसा डूब नहीं जाएगा। रीजन बीइंग मार्केट शुड बी वाइब्रेंट। अगर मार्केट वाइब्रेंट होगा तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स आते जाएंगे, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस की अभी हमने बात कर दी, जहां पे कोई भी कंपनी के स्टॉक्स लिस्ट होते हैं पहली बार में, और उसके बाद में वो सब कुछ ट्रेड किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट वाला वो सब कुछ हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, और ये सिनोनिमसली हम लोग सेकेंडरी मार्केट के लिए यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज टर्म को। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, कौन कौन से हैं? बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मैंने पीछे आपको बताई थी। डिपॉजिटरी क्या होती है? जो भी आपके शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, जो भी कुछ आपने लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डीमैट में मिल गया, कहीं पर तो वो चीज़ है ना, कहीं पर तो उसको रिकॉर्ड होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि एक पेपर आपको मिल गया, कल को तो वो पेपर आप खुद से बना के ले आओ, या कल को तो कंपनी बोल देगी नहीं मैंने तो ऐसे कोई भी पेपर नहीं दिया है। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ मिल रहा है, एक रिसीट मिल रही है, तो डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज आपकी होल्ड करती है। सिर्फ कागज पे लिख दिया कि आपको 10,000 रुपए के शेयर मिल गए, आपको 100 शेयर मिल गए, वो कहाँ मिले? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया, एक ऐप में आपने देख लिया, कहीं पर होल्ड होता है। तो डिपॉजिटरी नाम से पता है जहां पे कुछ डिपॉजिट है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सिक्योरिटीज को होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोलते, ये आपकी जो सेल परचेज होती है, आप जिस ऐप के थ्रू या जिसके भी थ्रू करते हैं, ये उसी का पार्ट होता है, मतलब उन्हीं के थ्रू ये सब कुछ बैकएंड पर चलता है। ये सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी करते हैं। आपके पास फिजिकल कैश है, आपने अपने घर में लॉकर में रख दिया है, बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। आपके पास गोल्ड आर्टिकल्स हैं, आपने सेफ्टी के लिए बैंक लॉकर में डिपॉजिट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप कैसे करोगे, उसके लिए डिपॉजिटरी होती है। दे ऑल्सो हेल्प इन अदर फंक्शंस लाइक प्लेज, हाइपोथिकेशन, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। ओके, आप जब सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन लेते हो ना, तो वो सिक्योरिटीज आप प्लेज करते हो। सिक्योरिटीज आर ऑलवेज प्लेज्ड। यूजुअली टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स वो हाइपोथिकेट किए जाते हैं। जब हम गिरवी रखते हैं तो गिरवी रखने की अलग अलग टर्म्स हैं। घर है, घर को आप गिरवी रखते हो, घर आपका मॉर्टगेज है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर पे आप लोन लेते हो, वो आपका हाइपोथिकेशन कहलाता है। अगर आपने कोई गाड़ी, बाइक, स्कूटी कुछ भी ली है, आप देखिएगा अगर लोन पर आपने फाइनेंस करा कर ली है, ईएमआई उसकी जाती है, तो आपकी आरसी पे नेम ऑफ द फाइनेंसर लिखा होगा। ऐसे ही अगर आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन लेते हो तो वो आप प्लेज करते हो। द टर्म इज प्लेज, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटीज। इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, मैंने आपको नाम बताया था, एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज हैं, आपको दोनों का नाम याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज हैं? दो डिपॉजिटरीज हैं। आगे इसमें देखते हैं, हमारे पास आते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है या कैपिटल मार्केट में ट्रेड भी की जाती है, जैसे बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं।
स्टॉक से हमारा मतलब शेयर्स ही हो जाता है, और बॉन्ड से यहाँ पे मेनली हमारा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था। बट अब क्या है, प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड्स आते हैं, 2 साल, 5 साल, 8 साल मैच्योरिटी पीरियड के होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका यूजुअली एफडी से ज्यादा होता है। ट्रेडिंग सारी इनकी कैपिटल मार्केट में होती है। They have very large source of funds with bonds having long maturity and shares having indefinite maturity। क्योंकि आपने जब शेयर्स ले लिए, वो शेयर्स एक्सपायर नहीं होते हैं। अगर आपकी कंपनी डूब भी गई तो कंपनी में तो आपका पैसा लगा है, आप तो इन्वेस्टर हो। कंपनी डूबती है तो इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा लॉस होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज का लॉस नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। हाँ, हम जैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के लिए भी कैपिटल मार्केट बढ़ता जाता है, कंपनी की ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूज में देखते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया, निफ्टी इतने पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया, तो वो कंट्री की ग्रोथ दिखा रहा है। और जब इकोनॉमी डाउन जाती है, या फिर स्टॉक मार्केट, कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर पड़ा, उसका क्या मतलब है कि कैपिटल मार्केट में आपका पैसा हटना शुरू हो गया। हटना शुरू हो गया मतलब कंपनी की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इस चीज को प्लीज पॉलिटिकल उसमें मत लेना। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट अ मेंटोर एंड अ गाइड। यहां पे हम सिर्फ अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। क्या क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? सबसे पहले हमने नाम लिया था शेयर्स का। शेयर जैसे इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, आगे इसके बारे में जानेंगे हम लोग। डिबेंचर्स होते हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं। डिबेंचर्स से मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एक तरह से उधारी का इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको पैसा उधार लेना होता है तो आप डेट सिक्योरिटीज लेते हो। बॉन्ड्स होते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे एक स्लाइड में तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे, आरबीआई के वीडियो में अलग से डेरिवेटिव्स के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, काफी डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे हम लोग बाकी चीजें देखेंगे, जैसे शेयर्स, डिबेंचर बॉन्ड्स और डिपॉजिटरी रिसीट्स। शेयर्स की हम लोग बात करते हैं। शेयर क्या है? शेयर एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है विच सिग्निफाई ओनरशिप, आपका हिस्सा। शेयर का सीधे सीधे मतलब होता है हिस्सा, है ना। आपने किसी कंपनी में 100 शेयर ले लिए, मान लीजिए उस कंपनी में 10 लाख शेयर है, तो 100 अपॉन 10 लाख इतना हिस्सा है आपका उस कंपनी में। तो शेयर्स क्या होता है, किसी भी कंपनी में आपकी ओनरशिप शो करता है। इसीलिए शेयर्स पे आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहता है। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी आपका प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, आपके पास उसके कुछ शेयर्स हैं, तो कंपनी उस पर आपको डिविडेंड देती है। मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कहाँ गया? जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है। पार्टनरशिप के सवाल आपने करे हैं ना, कि ए और बी ने 3:1 में कैपिटल लगाई, इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट भी 3:1 में होगा ना, फिर डिवाइड। तो सेम वे, आपका जो शेयर है, या जितना परसेंट आपके शेयर है कंपनी में, उतना परसेंट आपको प्रॉफिट से डिविडेंड मिलेगा। As one time acquires more share, his or her ownership stake in the companies become larger। जैसे ही कोई शेयर जितने ज्यादा लेता जाता है, उसका ओनरशिप उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। दोनों के बारे में समझते हैं क्या है। इक्विटी शेयर क्या होता है? यूजुअली एंटाइटल्स द ओनर टू वोट एट शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड टू रिसीव डिविडेंड। शेयर होल्डर मीटिंग्स होती है, आपका वोटिंग परसेंटेज आपके शेयर होल्डिंग परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर आपने शेयर्स लिए भी हुए हैं, या आपके पेरेंट्स ने, बड़े भाई बहन ने, या किसी ने शेयर्स लिए हुए हैं, अब देखिएगा उनके पास वोटिंग के लिए मेल आता होगा, इलेक्ट्रॉनिकली मेल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सबको तो एक हॉल में बुला के मीटिंग नहीं कराएंगे, तो उनकी जो वोटिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। कंपनी का काम है कि इंश्योर करना वो आपको इंटीमेट करे। आपकी मर्जी है, आप पार्टिसिपेट करो या मत करो। डिविडेंड आपको कंपनी देगी वेदर यू पार्टिसिपेट और नॉट। ये इंश्योर करना सेबी का काम है कि कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया या नहीं दिया। प्रेफरेंस शेयर जो होता है, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होते, बट एक प्रायर प्रेफरेंस होती है एसेट्स एंड अर्निंग ऑफ द कंपनी देन द इक्विटी शेयर्स। आपको अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी से मिले हैं, तो जो कंपनी की अर्निंग होगी या कंपनी के एसेट्स होंगे, उसमें आपको पहली प्रेफरेंस की जाएगी। वोटिंग राइट इसमें नहीं होगा, इसके अंदर आपको प्रायर प्रेफरेंस दी जाती है। डिबेंचर्स की बात करते हैं। डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक बहुत पॉपुलर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज है, कॉर्पोरेट्स में बॉन्ड्स के नाम से, गवर्नमेंट में हमारी जीसेक के नाम से होती है। गवर्नमेंट भी हमारी डेट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी हम लोग बॉन्ड्स ही बोलते हैं, और कॉर्पोरेट भी हमारे बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। आप जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज या ग्रो ऐप अगर आपने यूज करी है, या जेरोधा ऐप आपने यूज करी है,
या ऑनलाइन एफडी के लिए स्टेबल मनी एक ऐप आ रही है, वो अगर आप यूज करते हैं तो आप देखिए आपके पास ऑप्शंस आएंगे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। अगेन इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई नीड टू क्लैरिफाई कि ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हूं लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप मेरे कहने से इन्वेस्ट कर दें। इट्स ऑल योर चॉइस। In case of a bond issue, the buyer of bond lends the required amount to the issuer of bonds. वही बात है, बॉन्ड इशू के केस में अगर मुझे बॉन्ड खरीदने हैं तो जो मैं पैसा दे रहा हूं वो इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड को वो पैसा मिल जाएगा, मेरा पैसा कंपनी के पास जाएगा जिसका मैं बॉन्ड ले रहा हूं। द सर्टिफिकेट इटसेल्फ इज एविडेंस ऑफ अ लेंडर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो बॉन्ड के केस में लेंडर क्रेडिटर रिलेशनशिप होती है। इट इज अ सिक्योरिटी बिकॉज अनलाइक अ कार लोन और होम इंप्रूवमेंट लोन द डेट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट। कार लोन आपका या होम इंप्रूवमेंट या होम रेनोवेशन लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, वो आप बेच नहीं सकते। यहां पर क्या है, अगर आपने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आईसीआईसीआई के कोई बॉन्ड्स ले लिए, आप उन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आपसे वो बॉन्ड्स कोई और भी खरीद सकता है, ओपन मार्केट में आप इन्हें बेच सकते हो। एंड बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द, ओके ये वही लाइन रिपीट हो गई है, ये लाइन सेम है, इसके अंदर कुछ आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं अगली चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। पीछे मैंने बताया था डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। तीन तरह के डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। एडीआर होती है हमारी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होते हैं जो कि यूएस में इशू होते हैं। क्या होता है इनमें, अगर कोई इंडियन फर्म, ओके, अगर कोई इंडियन फर्म अमेरिका के लोगों से इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहती है, कोई इंडिया की कंपनी यूएस में जाके वहां से फंड रेस करना चाहती है तो वो एडीआर लॉन्च करेगी। एडीआर के थ्रू ही वो वहां से पैसा रेस कर सकती है, अदरवाइज पैसा रेस नहीं होगा। दे ट्रेड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस। दो यूएस के इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनवाईएसई जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, और नास्डैक। ये दोनों ही यूएस को डोमिनेट करते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इजी करते हैं यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब जो लोग यूएस में रह रहे हैं, अगर उन्हें किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इंडियन कंपनी को इन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना पड़ेगा, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में, और वहां पे उन्हें एडीआर लॉन्च करनी पड़ेगी, तभी यूएस का पैसा उन कंपनीज को या फिर यूएस के लोगों का पैसा उन कंपनीज को मिल सकता है। अगली चीज होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या फिर जीडीआर्स। जीडीआर्स क्या होती हैं, ये एडीआर्स की तरह ही होती है, बट एडीआर्स आर लिमिटेड टू अमेरिका। GDRs are limited for Europe and Asia. फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड सर्टिफिकेट्स होती हैं रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इश्यूड इन इंटरनेशनल मार्केट, कौन से, यूरोप और एशिया के लिए। यूरोप और एशिया में GDRs के थ्रू पैसा रेस किया जाता है, अमेरिका में ADRs के थ्रू पैसा रेस किया जाता है। अब नाम से आप IDR की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से सर्च कर सकते हैं। Okay, so GDRs allow Indian companies to access global capital market without listing directly on foreign exchanges. ये एक important point है, ADR और GDR के बीच में बहुत बड़ा फर्क। ADR के लिए आपको यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना पड़ता है, बट GDRs के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस में, मतलब बाहर की कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना जरूरी नहीं है। अब आईडीआर हो गया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। जब अमेरिका ने अपने यहाँ के इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉरेन कंपनीज को एडीआर में लिस्ट होने के लिए बोला, यूरोप और एशिया ने बोला कि हमारे यहाँ की अगर आपको करेंसी चाहिए तो आप जीडीआर के थ्रू रेस करोगे, तो इंडिया ने भी बोला अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया से पैसा रेस करने की कोशिश करती है तो उसे आईडीआर के थ्रू पैसा रेस करना पड़ेगा। IDR are instruments issued in India by foreign companies, allowing Indian investors to buy shares of global firms without any cross-border trading. They are denominated in Indian rupees and listed on Indian stock exchanges, providing global exposure within the domestic market. आप देखिए बहुत सारे ऐप्स के ऐड आते रहते हैं कि आप यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, यूरोप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसके थ्रू कर रहे हो, आप आईडीआर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग। तो ये थी हमारी एडीआर, जीडीआर और आईडीआर्स। अब हम लोग सिक्योरिटीज की, शेयर्स की बात कर रहे थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमारी ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है जो कि प्राइमरी मार्केट में है। ये इमेज मैं क्लैरिफाई कर दूं कॉपीराइट के लिए, ये जो कंपनी सेक्टर ट्रेड या सीए के कोर्सेज होते हैं, आईसीएआई और आईसीएसआई, उनके स्टडी मटेरियल से ये इमेज मैंने पिक की है। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो प्राइमरी मार्केट में जाती हैं, पब्लिक इशू,
ये कलर लेते हैं, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू दो तरह के होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है, समझिएगा, कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो वो पब्लिक इशू कहलाता है। कैसे लेती है कंपनी? आईपीओ से। जब पहली बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट कर रही है बेचने के लिए, पैसा रेस करने के लिए, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। वही कंपनी अगर दोबारा पैसा रेस करना चाहती है, दोबारा नए शेयर्स लॉन्च करना चाहती है, हमने बात की थी ना कि अगर वो कंपनी आईपीओ के बाद दोबारा नए शेयर लॉन्च करेगी तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, तो वो जो नए शेयर जाएंगे वो फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू जाते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू। ये होता है हमारा पब्लिक इशू। पब्लिक इशू दो तरह के, इनिशियल, कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स लॉन्च करती है, या फिर वही कंपनी जब दोबारा शेयर लॉन्च करती है तो वो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। फिर एक होता है राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है? राइट इशू के अंदर कंपनी को लगता है कि जिन लोगों ने मेरे शेयर्स लिए हुए हैं, क्यों ना मैं उन्हीं को ही और शेयर्स इशू कर दूं। कंपनी ऑप्शन देती है कि आप शेयर ले लो अगर आपको लेने हैं तो। कंपनी फिर पब्लिक में सबके पास नहीं जा रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रही है। बोनस इश्यूज। बोनस इशू में क्या है कि जिन लोगों ने जिस जिस तरह से कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, कंपनी उन्हें कुछ एडिशनल शेयर दे देती है। क्या होता है हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, अभी बस हम एक ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में दो चीजें होती हैं हमारी, क्या क्या होती हैं? एक हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है जो प्रेफरेंशियल इशू है, या फिर हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है जिसे हम लोग क्यूआईपी कहते हैं। क्यूआईपी का एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ओके, अब इसको आगे देखते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है ये। Public issue. When shares or convertible securities are issued to the new investors, it is called public issue. ये चीज हम लोग पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं। पब्लिक इशू क्या है? हमने इसके अंदर ये भी समझा कि ये आईपीओ होता है और फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ होता है। आईपीओ भी हमने समझने की कोशिश की क्या होता है। जब कोई सी भी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स पहली बार पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं उसे आईपीओ कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फर्दर जो भी इन शेयर्स का सेल परचेज होगा, आईपीओ में इशू शेयर्स का जो फर्दर सेल परचेज होगा लोगों का आपस में या इन्वेस्टर्स का आपस में, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में होता है। फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन ऑफर भी कहा जाता है। फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन ऑफर। When an already listed company makes either a fresh issue of shares or convertible securities to the public or an offer for sale to the public, it is called FPO. जब उसी कंपनी को अपने फर्दर और शेयर्स लॉन्च करने होते हैं तो वो फॉलो ऑन ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू लॉन्च करती है। Rights issue. When an issue of share or convertible securities is made by an issuer to its existing shareholder as on a particular date fixed by the issuer, उसे हम लोग रिकॉर्ड डेट कहते हैं। सबसे पहली चीज कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों के पास 31 मार्च 2025 को किसी कंपनी के शेयर थे, वो कंपनी अगर नवंबर में आकर बोलती है कि मैं राइट्स इशू कर रही हूं उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरे शेयर्स थे। अब अगर किसी ने शेयर उसके अगस्त में या फिर अप्रैल में खरीदे हैं प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, उसको वो राइट इशू नहीं मिलेगा। बट किसी ने अगर अप्रैल से कुछ दिन पहले मार्च में खरीद लिए हो तो उसको वो राइट इशू मिल जाएगा। डेट वो इशूअर डिफाइन करता है, कौन सी उसकी रिकॉर्ड डेट है। यूजुअली 31 मार्च होती है, बट वो कोई भी हो सकती है। क्वार्टर क्लोजिंग की भी हो सकती है, हाफ ईयरली क्लोजिंग की भी हो सकती है, एनुअल क्लोजिंग की भी हो सकती है। इसके अलावा कोई और डेट यूजुअली नहीं होती है, हो सकती है बट यूजुअली नहीं होती है। The rights are offered in a particular ratio to the number of shares or convertible securities held as on the record date. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं। उस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी मर्ज कर ली, मतलब टेक ओवर कर लिया। अब मेरे पास उस दूसरी कंपनी के 2 शेयर्स हैं। वो 2 शेयर्स मुझे फ्री में मिले हैं, क्यों? कंपनी ने मेरे को राइट समझ के मेरे को दे दिए। फ्री में एज इन कि मैंने सिर्फ उसकी कॉस्ट प्राइस पे करी है, मेरे को उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस वाली चीज नहीं है। जो उसका शेयर था मेरे को, मैंने उस शेयर में खरीद लिया, मुझसे किसी ने उस पर प्रॉफिट नहीं लिया। कंपनी को जरूर उसमें पैसा मिल गया, बट मैं उस कंपनी के आईपीओ का वेट करता नहीं करता वो अलग चीज थी। अब जो लोग 1000 शेयर 10,000 शेयर ट्रेड करते हैं उन लोगों को ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। एक इसमें कंपोजिट इशू होता है राइट इशू के साथ में ही। When the issue of the share or convertible securities by a listed issuer on public cum right basis, wherein the allotment in both public issue and right issue is proposed.
अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कंपनी ने बोला है कि जो मेरे नए शेयर्स हैं वो मैं राइट के साथ भी दे रहा हूं, मतलब राइट इशू भी उसमें हो रहा है, ओके, और जो बाकी पब्लिक है दोनों से ले रहा हूं। मेरे पास 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स जो मैं अपने लॉन्च कर रहा हूं, उसके अंदर मैं 3 लाख मान लीजिए पब्लिक के लिए लॉन्च कर रहा हूं और 2 लाख राइट इशू के लिए लॉन्च कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट इशू हो गया। इसके अंदर पब्लिक का भी पैसा आ गया और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी मेरे को पैसा मिल जाएगा। बोनस इशू, बोनस इशू होता है व्हेन एन इशूअर मेक्स एन इशू ऑफ शेयर्स टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम एज ऑन रिकॉर्ड डेट। राइट इशू में तो फिर भी पैसा मिल रहा था, बोनस इशू में कोई पैसा नहीं मिल रहा। ओके, बोनस इशू में कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स हैं उसके थ्रू जा रहा है, या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट के पर्टिकुलर रेशियो में कि आपके पास कितने कितने शेयर्स हैं, कंपनी आपको खुद से उतने शेयर और दे देगी, या तो उसी कंपनी की, या फिर कई बार कंपनी मर्ज या टेक ओवर करती है दूसरी कंपनीज को उन कंपनीज के। तो इस तरह से कंपनी के शेयर्स होते हैं जो प्राइमरी मार्केट के अंदर होते हैं। एक हमारा इसमें रह गया था प्राइवेट प्लेसमेंट। When an issuer makes an issue of shares or convertible securities to a selected group of person, ठीक है, selected group of person है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 200, तो ये हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। ओके, ये राइट इशू भी नहीं हो सकता और पब्लिक इशू भी नहीं हो सकता। फंड्स रेज करने के अलग अलग तरीके हैं बस। इसमें एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है। क्या होता है, when listed issuer issues shares or convertible securities to a select group of person in terms of chapter 5 of SEBI ICDR regulation, it is called preferential allotment. चैप्टर 5 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 कौन से अलॉटमेंट के लिए या फिर प्राइमरी मार्केट की कौन सी सिक्योरिटीज के लिए होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेबी 2018 का आईसीडीआर रेगुलेशंस का चैप्टर 5, ओके। The issuer is required to comply with various provisions which inter alia include pricing, disclosures, lock-in, etc. In addition to the requirement specified in the Companies Act. मतलब Companies Act में तो कुछ requirements होंगी, सेबी के भी अलग से regulations हैं। QIP, QIP क्या था? QIP था when a listed issuer issues equity shares or non-convertible debt instruments. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट तक हमने सारे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करी है। QIP में हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं अलॉन्ग विद वारंट्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। मतलब इक्विटी शेयर्स या फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। इसके अंदर चैप्टर 6 जाएगा। जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस थी वो चैप्टर 5 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन थी। यहां पर चैप्टर 6 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन की बात हो जाती है। तो जब वो इन रेगुलेशंस के साथ में कोई अगर अपने शेयर्स इशू करता है सिलेक्टेड लोगों के लिए, तो वो हमारे पास QIP कहलाता है। तो आप एक कंपनी हो, आपको ये 50 शेयर लॉन्च करने हैं, आपने बोला मैं इन 50 लोगों को एक एक शेयर दे दूंगा। रेगुलेशंस कौन सी फॉलो करी, आईसीडीआर चैप्टर 5, आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया। नेक्स्ट आपने चैप्टर 6 के हिसाब से अगर किया तो वो आपका QIP हो जाएगा, ओके। और ये आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स होते हैं, ये ऐसे रिटेल लोग नहीं होते, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ कंपनीज हुई, NBFCs हुई, बैंक्स हुए, सिर्फ वही लोग ये शेयर्स ले पाते हैं। डिटेल्स के लिए हमें जानने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि QIP के लिए सेबी की कौन सी रेगुलेशंस है, चैप्टर 6 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। आगे देखते हैं। अब हमारे इंटरमीडियरीज हैं सेबी की, और सॉरी कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज सिर्फ इतना नहीं है कि आप लिए, आप स्टॉक एक्सचेंज पे गए, ऐप खोली और आपने वहां पे शेयर्स ले लिए, नहीं, बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इंटरमीडियरीज आर दोज एंटिटीज विच ऑफर वेरियस सर्विसेज इन रिलेशन टू द कैपिटल मार्केट। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज होती है कैपिटल मार्केट की जो इंटरमीडियरीज के थ्रू होती हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स या फिर लीड मैनेजर्स, अंडर राइटर्स होते हैं, बैंकर्स टू एन इशू होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, रजिस्ट्रार टू इशू होते हैं। इन सबको अब हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं ये सब। मर्चेंट बैंकर्स या फिर लीड मैनेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करते हैं, जो भी कोई इशू आ रहा है, इशू एज इन कोई प्रॉब्लम वाले इशू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो इशू आ रहा है एज इन जो लिस्टिंग हो रही है ना, कोई कंपनी लिस्ट कर रही है अपने शेयर्स को, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने की कोशिश कर रही है, उसे कहते हैं इसका इशू आ रहा है, ओके। तो ये उसका पूरा वो सब कुछ मैनेज करती है। कोई एक मर्चेंट बैंकर होता है
जो कंपनी का सारा ये लिस्टिंग का प्रोसेस, उसका आईपीओ लॉन्च करने का प्रोसेस सब कुछ मैनेज करती है, वो होता है मर्चेंट बैंकर। दे मेक द एंटायर मैनेजमेंट रिगार्डिंग परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। They also provide corporate advisory services in relation to the issue management. Again, issue का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो उसके शेयर्स लॉन्च हो रहे हैं, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है, उसको हम लोग यहाँ पर इशू कह रहे हैं, तो उसका पूरा मैनेजमेंट भी मर्चेंट बैंकर्स देखते हैं। Pre-issue and post-issue due diligence of the public issue is also handled by merchant bankers. Pre-issue और post-issue due diligence क्या होती है? कंपनी को अपने आप को लिस्ट करने से पहले बहुत सारी प्री रिक्वायरमेंट्स चेक होते हैं, सेबी के होते हैं, और अगर वो कोई बैंक हुआ तो उसको आरबीआई के भी रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी। फिर कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं एमसीए की गाइडलाइंस में, कंपनीज एक्ट में, उनकी भी गाइडलाइंस को देखनी है। तो वो पूरा ड्यू डिलिजेंस जो है कि वो कोई रूल को ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई फंड्स रेस कर रहे हों या कोई गलत इंसान उनके उसमें आके इन्वेस्ट कर दे, नॉन केवाईसी इन्वेस्टर्स भी उनमें इन्वेस्ट करने लग जाएं। तो ये सारा ड्यू डिलिजेंस प्री इशू और पोस्ट इशू ये सब कुछ मर्चेंट बैंकर्स देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? अंडरराइटर्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। कंपनी इनको अपॉइंट करती है इनके आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। स्पेसिफिकली आईपीओ के लिए यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे इशू की पूरे इशू की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के प्रोसेस की बात हो रही है। तो इनका क्या काम होता है कि पहले तो स्टॉक एक्सचेंज नॉर्म्स के थ्रू और सेबी के नॉर्म्स के थ्रू इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इनकी प्रॉपरली कंप्लाई हो रही हैं। अंडरराइटर्स जो होते हैं मार्केट के जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग कितने रुपए लगाएंगे? 5,000, 10,000, 50,000। थोड़े से ज्यादा अमीर हैं हम लोग तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। लाखों में यहाँ पे वैसी बात नहीं होती कि 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एफआईआई हैं, तो उनके पास डायरेक्टली इन्हें मार्केट किया जाता है। ओके, एक तरह से B2B मार्केटिंग की तरह, कि वो लोग यहाँ पे पैसा लगाएं। The level of interest shown by these large investors during the book building help the underwriters in determining the IPO price band. कितने बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, उससे उसका प्राइस बैंड जो होता है आईपीओ का वो बड़ा होता जाता है। जितने आपके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उतने ही ज्यादा बड़े चौड़ में घूमोगे, उतना ही बड़ा आपका इशू का प्राइस बनेगा। Underwriters may also provide underwriting commitment, meaning they agree to subscribe to the unsubscribed portion of the issue. For example, एक कंपनी ने बोला कि मैं 50 लाख शेयर्स लॉन्च करना है। अंडरराइटर्स ने अगर उसमें कमिटमेंट दिया, अंडरराइटिंग कमिटमेंट दिया कि ठीक है आपके 50 लाख शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो जाएंगे, आप हमें काम दो, और अगर नहीं हो पाए तो बचे हुए शेयर्स आपके हम खरीद लेंगे। जो नहीं खरीद पाए पब्लिक के थ्रू या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो अंडरराइटर्स, अब ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी जाके काम कर रहा है, काम आदमी ही कर रहा है, बट वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कर रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, तो वो ये अंडरराइटिंग सर्विसेज देते हैं। जैसे एचडीएफसी दे रहा है, एक्सिस देता है, आईसीआईसीआई भी देता होगा, तो वो फिर इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें अगर इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं होता है तो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है बैंकर्स टू एन इशू। बैंकर्स टू एन इशू जो होते हैं वो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, और ये एक या एक से ज्यादा फॉलोइंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मोनीज, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ कॉल मोनीज, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मोनीज, यहाँ पे मोनीज से मतलब मनी होता है हमारा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट्स। तो ये काम जो होता है हमारा, ये बैंकर्स टू एन इशू को होता है। बैंकर्स टू एन इशू क्या करते हैं? जो भी इस पैसे को लेकर सारा लेन देन हो रहा है, वो सारा लेन देन बैंकर के थ्रू होगा, कोई बैंक ही करेगा, यूजुअली शेड्यूल बैंक्स करते हैं। फोर्थ है हमारा ब्रोकर टू एन इशू। सॉरी ये इसी स्लाइड में आ गया, आगे नंबरिंग में भी गड़बड़ होगी। द ब्रोकर टू एन इशू एक्ट एज एन एजेंट टू द इन्वेस्टर्स। He charges commission for the services rendered by him. So the task of broker is to execute buy or sell order. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, अगर शेयर खान एक ब्रोकर है, बहुत फेमस ब्रोकर है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, एंजल ब्रोकर्स हैं, या फिर आपकी जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज ऐप है, ग्रो ऐप है, ज़ेरोधा ऐप है, ये ब्रोकर का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो, कोई भी सिक्योरिटी बेचते हो, उसमें इनका कमीशन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी। ये एक्चुअली में पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 4 नहीं है, दिस इज पॉइंट नंबर 5। डिबेंचर ट्रस्टी, एज पर सेबी रेगुलेशन, डिबेंचर ट्रस्टी मींस अ ट्रस्टी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट।
दे शुड ईदर बी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, कोई कॉमर्शियल बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। डिबेंचर ट्रस्टी आपका कोई भी हो सकता है। क्या है? एक ट्रस्टी बॉडी, एक तरह की ट्रस्ट बॉडी है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, इन्हें भी सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर्स का काम होता है कि इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एनी सुटेबल इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसआईपी करे या आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, आपने से फॉर एग्जांपल एसबीआई का कोई कॉन्ट्रा फंड खरीदा या कोई हाइब्रिड फंड खरीदा, तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा उसका एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में। आप देखेंगे कि उस फंड का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि उसने किस कंपनी में या किस फंड में या कहां पर कितना कितना परसेंट उसका पैसा लग रहा है। आपने अगर 100 रुपए उसमें लगाए हैं तो उसमें मेंशन होगा कि आपका 1 रुपया कहाँ गया, 1.5 रुपया कहाँ गया, 2.5 रुपया कहाँ गया। उसमें यह होगा कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि उसने 4-5 जगह लगा दिए, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसमें। कहीं पे 1% लगा होता है, कहीं 2% लगा होता है, कहीं 2.5% लगा होता है। ये कितना लगाना है ये काम पोर्टफोलियो मैनेजर्स करते हैं। हमसे वो काम नहीं हो पाता, इसलिए हम किसी कंपनी के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स लेना प्रेफर करते हैं। Further, they help their clients in developing an investment strategy, implementing the strategy, develop and manage day-to-day portfolio tradings. नेक्स्ट है इसमें आपके रजिस्ट्रार टू इशू। रजिस्ट्रार टू इशू अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, रजिस्ट्रार टू इशू कौन होता है? पर्सन अपॉइंटेड बाय अ बॉडी, कॉर्पोरेट और एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू कैरी ऑन द फॉलोइंग। मतलब कोई कंपनी या फिर कुछ लोग जो कि फॉलोइंग फंक्शंस करते हैं। फॉलोइंग फंक्शन क्या क्या? कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इशू, keeping a proper record of application and monies received from investor or paid to the seller of the securities, assisting body, corporate or person or group of persons in determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange, finalizing of the list of persons entitled of securities, processing and dispatching allotment letters, refund order or certificate or other related document in respect of the issue. For example, आप जब किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके अभी आईपीओ काफी निकलते रहते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। बोरिंग लग रहा हो तो आई एम सॉरी बट ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार होता है कि आईपीओ में हमें नहीं मिला। एक लॉटरी सिस्टम की तरह चलता है आईपीओ। 5 लाख शेयर्स कोई कंपनी लॉन्च करने वाली है और रिक्वायरमेंट लोगों ने इतना सब्सक्राइब कर दिया कि 50 लाख है। अब 50 लाख तो नहीं मिल जाएंगे जब शेयर्स ही 5 लाख है, तो उस केस में सबको तो नहीं मिलेगा, पैसा सबका चला गया है। तो उस पैसे को देखना कि वो पैसा सही तरह से है, पैसा का ध्यान रखना और पैसा बाद में वापस करना, वो सारा काम रजिस्ट्रार टू इशू का होता है। डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज, की पैसा कि वो इश्यूज किस किस को मिल रहे हैं, किस किस को मिला। भाई सब लोगों को तो नहीं मिल जाएगा ना, तो किस किस को मिल रहा है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंड ऑर्डर, सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इशू। ये सारे काम रजिस्ट्रार टू इशू के होते हैं। अब थोड़ी सी एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे दो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पहला, आप लोगों ने गुरु मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो आप लोगों ने ये न्यूज में सुना होगा, सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया। वो सब क्या है? वो स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और जब इनिशियली इसे स्टैब्लिश किया गया था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन 1875। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? हमारे पास इंडिया में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ओके, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का था, जिसने परमानेंट रिकॉग्निशन दी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन 1956। BSE became the first stock exchange in India to obtain such permission from the government under the act। BSE पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में परमिशन मिली थी। सेंसेक्स 1986 में इन्होंने लॉन्च किया था। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स हमारा फर्स्ट एवर इक्विटी इंडेक्स है इंडिया का। क्या करता है? जो टॉप 30 एक्सचेंज ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी पोजीशन को बताता है। सेंसेक्स गिर रहा है या सेंसेक्स बढ़ रहा है तो बेसिकली उन टॉप 30 एक्सचेंज ट्रेडिंग कंपनीज की ही इसमें बात हो रही है, सबके लिए बात नहीं हो रही है, सिर्फ उन टॉप 30 कंपनीज, क्योंकि वो ही टॉप 30 कंपनीज जो है वो ही एक तरह से बता रही है कि कंपनी की इकोनॉमी कहां जा रही है। आगे देखते हैं इसमें।
सेंसेक्स का नेशन वाइड कवरेज है इस एक्सचेंज का, सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नेशन वाइड कवरेज है। Bombay Stock Exchange system and processes are designed in such a way that it safeguard the integrity of the market and ensure transparency in its operation. Ensure करती हैं ये कि integrity market की बनी रहे और operation इनके transparent रहे। Therefore the trader can freely trade, हम जो भी लोग ट्रेड करते हैं फ्रीली ट्रेड करते हैं इक्विटी में, डेट में, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि हमें पता है कि बीएससी या फिर एनएससी दोनों ही सिस्टम्स की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दोनों ही सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हैं, सेफ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि हमारा जो मार्केट रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सेबी इंश्योर करता है कि हम लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। बीएससी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च करा था बोल्ट, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीएससी का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है बोल्ट, ये एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है एक्सचेंज का। सर्टिफिकेशन की हमें नीड नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, आप लोगों को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं 7799222002। सिमिलरली इनका जो सर्विलेंस सिस्टम है वो भी आईएसओ सर्टिफाइड है, सर्विलेंस और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत ज्यादा पुराना है, एनएसई हमारा 1992 में बना। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज इसको रिकॉग्नाइज करा अप्रैल 1993 में, और 1994 से इसने ऑपरेशंस कमेंस करे विद द लॉन्च ऑफ होलसेल डेट मार्केट। तो एनएसई जब आया था ये होलसेल डेट मार्केट को लेकर आया था, होलसेल डेट मार्केट आया था एनएसई के थ्रू। ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में एक, और सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स इन इक्विटी शेयर। तो एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे पास है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स इन इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे पास है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन 1994, डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंटरनेट ट्रेडिंग इन 2000, which were each of the first of its kind in India. NSE has fully integrated business model comprising our exchange listings, trading services। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है। आगे देखते हैं, एनएसई ओवरसीज कंप्लायंस बाय ट्रेडिंग। ठीक है, बेसिक थ्योरेटिकल है। अगर आपको एनएसई से रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आता है, स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में या सेबी ग्रेड ए के एग्जाम में, आप वहां पे इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। NSE is a pioneer in technology and ensures reliability and performance of its system through the culture of innovation and investment in technology. NSE believes that scale and breadth of its product and services sustain leadership. Okay? अब NSE का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? निफ्टी 50। जब हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी कितना ज्यादा जा रहा है, निफ्टी कितना ज्यादा गिर रहा है, तो वहां पे हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। 1996 में इसने निफ्टी 50 लॉन्च किया था। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स लॉन्च किया था टॉप 30 कंपनीज का, एनएसई ने निफ्टी 50 लॉन्च किया है टॉप 50 स्टॉक इंडेक्स का, एंड इट इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड एज इंडियन कैपिटल मार्केट बैरोमीटर एंड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स। हम जब भी बात करते हैं कि हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, हम लोग या तो सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स से भी ज्यादा हम निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज की बात है। सेंसेक्स इज लिमिटेड टू 30 ओनली, क्योंकि एनएसई बाद में आया, निफ्टी 50 बाद में आया, इन्होंने 50 कंपनीज का स्टॉक इंडेक्स लिया। ओके, तो ये सब कुछ था हमारा कैपिटल मार्केट में, जो कि हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, एसबीआई एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट आरबीआई और एलआईसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।